चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो 3 कथन दिए गए हैं, देखते हैं अपने पहले कथन को। पहला कथन है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। दूसरा कथन है इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। तीसरा कथन है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% यानी 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। हमारा अगला सवाल है कि सरकार की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है। तो पहला दिया गया है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना। तीसरा कथन है कर यानी टैक्स इकट्ठा करना। और चौथा है सेना, पुलिस व कोर्ट का सांगठनिक विकास करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरकार की जिम्मेदारियों में ये सभी शामिल हैं, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला सवाल है संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। दूसरा है कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है, यह भी सही है। तीसरा है सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर एक पैसे का यानी हर एक पैसे पर संसद का कंट्रोल होता है, यह भी सही है। और चौथा है सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस करने के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था है, यह भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त कथन यानी चारों कथन सही है। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन असत्य है, यानी गलत कथन बताना है। तो पहला कथन है भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये सही है, यानी भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी पहला कथन सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह नियुक्ति के यानी राष्ट्रपति बनने के 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यदि वह किसी सदन का सदस्य होता भी है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उसे उस सदस्यता से त्याग देना होता है, यानी इस्तीफा देना होता है। तो दूसरा कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल 2। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है लोकसभा द्वारा सरकार के बजट या धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती है। और तीसरा कथन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सभी तकनीकी मामलों में मंत्री एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तथा निर्णय यानी फैसला अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों में एक्सपर्ट होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दूसरा कथन है सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी प्रधानमंत्री से संबंधित नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसे देखिए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति उस पार्टी या गठबंधन के द्वारा चुने गए नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत में होती है। दूसरा कथन है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। और तीसरा कथन है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, लेकिन शर्त यह है कि वे सभी संसद के सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते। तो पूछ रहे कि इन कथनों में से कौन से कथन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। दूसरा है, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। चौथा है, सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। और पांचवा है, भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अगला सवाल है, मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। दूसरा है, उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं, यानी उन सभी को मानना पड़ता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तीनों कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का प्रावधान है, यानी अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है।